सिंधु नदी की तंत्र के बाद हम गंगा नदी तंत्र बाद में, क्योंकि वो बड़ा नदी तंत्र है, वो बाद में बताएंगे। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र उसमें से ले लेते हैं क्योंकि छोटा सा है। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये तिब्बत वाले क्षेत्र में चेमू युंगुम ग्लेशियर से इसकी उत्पत्ति होती है। ये कैलाश पर्वत मानसरोवर झील वाला क्षेत्र आता है। यहाँ पे चेमू युंगुम ग्लेशियर है जहाँ से ये निकलती है। वहां से निकलने के बाद तिब्बत में बहती है। तिब्बत में इसको सांगपो या सापू नदी, देखिए सापू भी इसी का नाम है, सांगपो और सापू के नाम से जाना जाता है। फिर ये आगे बहती हुई आपने यहाँ से हमारा दर्रा पड़ जाता है। यहाँ पे ये अरुणाचल प्रदेश में जो प्रवेश करती है यंगयाप दर्रे, यहाँ पे दर्रा पड़ता है यंगयाप दर्रा, ठीक है। वहां से टर्न होती है दक्षिण में, ये इसका दक्षिण है। दक्षिण में टर्न होकर ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है जहाँ पे इसको सियांग या देहांग नदी के नाम से जाना जाता है। सियांग भी नाम है, देहांग स्थानीय नाम है। इसके बाद ये आगे चलती है अरुणाचल प्रदेश से क्रॉस होते हुए ये पहुंच जाती है असम के पास। लेकिन यहाँ से पहले ही इसके सर्दिया में एक जगह पड़ती है, वहां पे ये जो नदी है इसमें दो सहायक नदियां आके मिलती हैं इसके राइट हैंड साइड से, एक तो देवांग नदी और लोहित नदी। देखिए लोहित नदी को खूनी नदी भी कहते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा बनता है कि खूनी नदी कौन सी है, तो जो लोहित नदी है उसी को हम किसके नाम से जानते हैं, खूनी नदी के नाम से जानते हैं। ये दोनों किसकी सहायक है, ये सहायक है हमारी किसकी, यहाँ तक ये सियांग ही चल रही है, ब्रह्मपुत्र नाम नहीं है। जैसे ही असम में ये प्रवेश करती है सदिया से धुबरी क्षेत्र, यहाँ पे धुबरी क्षेत्र तक इस नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि ये नहीं कि सारे में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाए, नहीं, यहाँ सापू सांगपो है, अरुणाचल में सियांग है। और आगे जैसे ही असम में ये प्रवेश करेगी, ये जो पूरा क्षेत्र है सदिया से और धुबरी तक का ये क्षेत्र है, यहाँ पे अपनी क्या हो जाती है, प्रॉपर जो है ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। तो अगर मैं बात करूं कि इसकी उत्पत्ति की बात करूं तो जो अपने उत्पत्ति स्थान से पश्चिम से, ये इसका क्या है पश्चिम, ये पूरब, ये उत्तर और ये दक्षिण, जो इसका उत्पत्ति स्थान है, मैं इस जगह की बात कर रही हूँ, यहाँ से इस वाली जगह से। तो इस जगह से अगर हम बात करें अपने जो उत्पत्ति स्थान से जगह निकलती है, तो ये जब पूर्व की ओर बहती है, उत्पत्ति स्थान से पूर्व, देखिए ये पश्चिम हो गया और ये पूर्व की ओर बहेगी। पूर्व की ओर जब ये बहती है तो इसमें एक चीज ध्यान रखना, 1100 किलोमीटर तक ये जो है पूरी हिमालय जो क्षेत्र अपना अगर देखें तो हिमालय आ जाता है, पीर पंजर वाला हिस्सा आ जाता है, कैलाश पर्वत, महाभारत श्रेणी, ये सारी श्रेणियां जो अपनी आगे तक आती हैं, ये वाला क्षेत्र अपना कवर ही करता है। तो मुख्य हिमालय श्रेणी के समानांतर रहती है तब मुख्य हिमालय श्रेणी के समानांतर बहती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कौन सी नदी है जो मुख्य हिमालय श्रेणी के समानांतर बहती है, तो वो कौन सी है, हमारी ब्रह्मपुत्र। 1100 किलोमीटर कोई छोटा मोटा इलाका नहीं, काफी बड़ा क्षेत्र यहाँ से कवर करती है। यहाँ से मैंने आपको बताया था नामचा बरवा जो दर्रा बताया था, उसी के पास एक यहाँ पे यांगपा दर्रे, उसी के नीचे यांगपा दर्रे दक्षिण में मुड़कर अरुणाचल में प्रवेश करती। फिर ये असम से होती हुई या धुबरी के पास, अगर ये मैं क्षेत्र, ये बिल्कुल किनारे पे में, बिल्कुल ये कोना जो है ये वाला क्षेत्र आपका धुबरी है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। धुबरी में एक जगह है गोलपारा, धुबरी में जगह है गोलपारा, मैं प्रॉपर जगह भी आपको बता देती हूँ। यहाँ से गोलपारा के पास से किसमें प्रवेश करती है, पारा से बांग्लादेश में प्रवेश करती है। प्रॉपर जगह भी आपको पता है। वैसे अगर धुबरी भी याद है तो उसे गोलपारा इतना डीपली बहुत रेयर जाते हैं, लेकिन आपको धुबरी ध्यान रखना। धुबरी के बाद सीधे ये बांग्लादेश में चली जाती है। बांग्लादेश में इसका फिर नाम चेंज हो जाता है, जहाँ से जमुना, देखिए ये ऐसी नदी है जिसके बार बार नाम बदलते हैं, जमुना नदी के नाम से जानी जाती है। अब इसकी जो सहायक नदियों की बात करें, सबसे बड़ी सहायक नदी अगर बात करें अपन इस पूर्वोत्तर क्षेत्र में, तो मणिपुर से बराक नदी इसमें आके मिलती है जमुना बांग्लादेश में। इसका नाम तब तक बराक नदी वाला क्षेत्र यहाँ तब तक इसका बराक ही रहता है जब तक कि इसमें भारत की ओर से गंगा नदी आके ना मिल जाए, ठीक है। अगर गंगा मिल गई तो ध्यान रखिए, बराक नदी वाला जो क्षेत्र मणिपुर से निकल के बांग्लादेश तक मैं आपको बता रही हूँ, तब तक बहती रहती है जब तक कि भैरव बाजार एक जगह पड़ती है, यहाँ भैरव बाजार,
भैरव बाजार, ठीक है। भैरव बाजार में के निकट गंगा और ब्रह्मपुत्र इसमें आके नहीं मिल जाती, तब तक बराक नदी इसमें बहती रहेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कौन सी जगह है विशेष रूप से। अगर बात करें इसकी अन्य सहायक नदियों की बात करें तो यहाँ से सिक्किम वाले क्षेत्र से तिस्ता नदी आके इसमें मिल जाती है। किसमें? जमुना, बांग्लादेश में। तिस्ता इसकी कहाँ से? उल्टे हाथ की तरफ से मिलती है। बराक इसमें सीधे हाथ से आके मिलती है। भारत से अगर बात करें कौन कौन सी नदियाँ आके मिलती है, और ये दोनों मिलके तिस्ता नदी आके मिल जाएगी। अंत में पद्मा, गंगा जो आके मिलेगी पद्मा कहलाएगी। और अंत में ये सारी मिलके विश्व का सबसे बड़े डेल्टा का, सुंदरवन का डेल्टे का निर्माण, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टे का निर्माण करती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही ऐसी नदी है। इसमें एक चीज और जीके का क्वेश्चन अगर बात करें तो असम से और या धुबरी, सदिया से धुबरी तक की जब नदी बहती है तो गुम्फित नदी बनाती है। गुम्फित नदी का निर्माण करती है। ये आपको ध्यान रखना है कि कैसी, कि गुम्फित नदी अगर कोई बना रही तो ब्रह्मपुत्र नदी गुम्फित नदी बनाती है, ठीक है। हमारा अगला नदी तंत्र है वो है गंगा नदी तंत्र। देखिए भारत की सबसे बड़ी नदी की अगर हम बात करें तो गंगा नदी है। वैसे अगर पाक क्षेत्र उसके बारे में बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी है, लेकिन भारत में पूरी तरह बहने वाली जो नदी के रूप में अगर हम बात करें तो वो है हमारा गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र, देखिए गंगा अपने आप में एक नदी नहीं है, बहुत सारी इसकी सहायक नदियां हैं, बहुत सारा इसका क्षेत्र, अपवाद क्षेत्र फैला हुआ है। और सबसे ज्यादा क्षेत्र जिसको ये कवर करती है वो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश में 28 जिलों में होकर निकलती है। तो सबसे ज्यादा अगर बहाव क्षेत्र इसका देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में गंगा नदी नित्यवाही नदी है। तो सिंचाई परियोजनाएं हमारी, पीने का पानी है, बहुत सारे क्षेत्र को अपवार, एग्रीकल्चर लैंड में इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद है ये, तो हमारे नित्यवाही नदियों में आती है। अब बात करते हैं गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है। 2525 किलोमीटर इसकी उद्गम क्षेत्र से लेके जहाँ पर ये गिरती है, कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में जब गिरती है तो वहां तक का क्षेत्र जो इसका है भारत तक का वो है 2525 किलोमीटर इसकी कुल लेंथ है। अब इसके उद्गम क्षेत्र की बात करें, गंगोत्री ग्लेशियर है उत्तरकाशी में, उत्तराखंड क्षेत्र में पड़ता है। वहां से निकलती गंगा एक नदी न होके दो नदियों का मिलन स्थल है। तो वहां से निकलती है। निकलने के बाद ये गौमुख से जब ये निकलती है वहां भागीरथी के नाम से जानी जाती है। वहां पे भागीरथी में एक गोविंद प्रयाग जगह, भागीरथी नदी बहने के बाद गोविंद प्रयाग एक जगह पड़ती है, वहां पे इससे भीलांगना नदी आके मिलती है। तो जल क्षेत्र बढ़ जाएगा। दो नदियों का, भागीरथी और भीलांगना का, दोनों का मिल गया किस जगह? गोविंद प्रयाग जाके। वहां से बहने के बाद ये भागीरथी के नाम से ही जानी जाती है। इसी समय इसके राइट हैंड साइड से, मतलब ब्लैक बोर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ से इसमें कौन सी आके मिलती है? अलकनंदा। देखिए देवप्रयाग एक ऐसी जगह है जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा दोनों आके मिलती है। इसके बाद ये नदी कहलाती है हमारी गंगा नदी। उससे पहले इसे गंगा नदी के नाम से नहीं जाना जाता। अगर बात करें गंगोत्री पे तो भागीरथ, और इधर बात करें तो इसको अलकनंदा। देखिए अलकनंदा भी अलग नदी है। सतोपंथ ग्लेशियर और मिलाम ग्लेशियर, मिलाम ग्लेशियर से आती है धौली गंगा नदी और सतोपंथ ग्लेशियर से आती है अपनी विष्णु गंगा नदी। विष्णु गंगा और धौली गंगा दोनों आके मिलती है विष्णु प्रयाग पे, वहां से बहनी शुरू होती है। वहां से इसके दाईं ओर से पिंडार नदी आके मिलती है कर्णप्रयाग पे, वहां से फिर ये आगे चलती है अलकनंदा वाली नदी यहाँ पे इसके नंदनी नदी नंदप्रयाग पे आके मिलती है। उसी जगह आगे मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग पे आके मिलती है। तो कई प्रयागों के नाम देखिए सारे जगह हमारे बद्रीनाथ, केदारनाथ तो सारे यहीं पड़ते हैं। यहाँ से अलकनंदा बढ़ती हुई किसमें आके मिल जाती है? भागीरथी में। तो देखिए धौली गंगा और विष्णु गंगा में ही विष्णु प्रयाग में। पिंडार नदी आके यहाँ पे मिल जाती है कर्णप्रयाग में, किसमें? विष्णु, इस नदी में अलकनंदा। यहाँ से बहती है, इसकी साइड नंदगी नदी मिल जाती है नंदप्रयाग पे, और रुद्रप्रयाग पे मंदाकिनी नदी आके मिलती है अलकनंदा नदी। यहाँ तक अपना पूरा जल क्षेत्र लेके भागीरथी में मिल जाती है। यहाँ पे दोनों धाराएं मिलने के बाद जल की मात्रा बढ़ जाती है, बड़ा क्षेत्र कवर करती है और ये गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। कहाँ पे गंगा बनी? देवप्रयाग में। उत्पत्ति अलग है, मिलन अलग है। इसके आगे ये मैंने कहा था कि कितने क्षेत्रों में होकर बैठती है? देखिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ये जो बात कर रहे हैं हम भागीरथी और अलकनंदा, ये पूरा क्षेत्र उत्तराखंड का है।
यहाँ तक का पूरा क्षेत्र अपना ऋषिकेश और हरिद्वार तक वाला ये हमारा उत्तराखंड वाले क्षेत्र में आ जाता है। तो इसके बाद आ जाता है अपना यूपी वाला क्षेत्र। मैंने कहा था यह नदी उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा क्षेत्र 28 जिलों में जाके होके निकलती है। तो सोचिए सबसे ज्यादा क्षेत्र तो वहीं का कवर कर रही है। वहां से बहने के बाद ऋषिकेश के बाद यहाँ तक पर्वतीय क्षेत्र है। हरिद्वार में आते ही ये मैदानी क्षेत्र शुरू हो जाता है। देखिए जब तक ये सक्रिय क्षेत्र में मैदान में जाके फैल जाती है तो बड़ा क्षेत्र कवर करके चलती है। तो हरिद्वार आते ही यहाँ से मैदानी क्षेत्र शुरू हो जाता है। फिर ये बिजनौर, कन्नौज, यहाँ से इलाहाबाद, यहाँ कानपुर के बाद ये वाला क्षेत्र अपना वाराणसी, बक्सर, पटना, कटिहार, भागलपुर और पश्चिमी बंगाल में होती हुई बांग्लादेश में ये चली जाती है। तो प्रॉपर इसका क्षेत्र है। अब गंगा नदी अकेली नदी नहीं है, मैंने कहा बहुत तंत्र है। तंत्र का मतलब इसकी सहायक नदियां भी बहुत होंगी। तो इसमें ऊपर की ओर से या कहें हम राइट हैंड साइड की, इस मेरे हाथ के अकॉर्डिंग राइट हैंड साइड से कुछ नदियां आके मिलती है, कुछ दक्षिण पश्चिम की ओर से कुछ नदियां आके मिलती है। तो अगर हम दक्षिण की बात करें तो बहुत कम नदियां आके इसमें मिलती है। देखिए इसकी जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है यमुना, जो कि यमुनोत्री हिमनद बंदरपुर वहां से 1385 किलोमीटर इसकी हाइट है, वहां से निकलती है। और निकलने के बाद ये सीधे इलाहाबाद में, जिसको प्रयागराज नाम दिया गया है, वहां पे जाके ये किसमें मिल जाती है, गंगा में। तो इतने बड़े क्षेत्र में अब यमुना की भी तो मिलेगी नहीं, इसका भी बहाव क्षेत्र बहुत होगा। इसमें राजस्थान की तरफ से आती है एमपी, राजस्थान से होती आगरा के इटावा के पास से जाके इसमें मिल जाती है यमुना में। सिंध नदी इसमें आके मिलती है यमुना में। बेतवा नदी के किनारे पे भोपाल है अपना। ऐसे यहाँ पे चंबल की बात करें तो यहाँ इंदौर है। तो नहीं अगर कहें क्लीन सिटी, भारत की सबसे नंबर 1 पे क्लीन सिटी कौन सी है, तो जीके का क्वेश्चन है इंदौर। इसके बाद केन नदी आती है और टोंस नदी इसमें इलाहाबाद में आके यमुना में मिल जाती है। इसके अलावा डायरेक्ट यमुना में ना मिलकर डायरेक्ट गंगा में मिलने वाली नदी जो है वाराणसी के पास, वो सोन नदी है, जिसपे रेहन परियोजना अपनी यहीं बनी हुई है। तो ये तो हो गई हमारी कहाँ से आने वाली, दक्षिण की तरफ से आने वाली नदियां हैं जो इसमें आके मिलती हैं। ये तो हो गई हमारी दक्षिण नीचे की तरफ से आने यमुना और यमुना की सहायक नदियां। देखिए सोन नदी है वो डायरेक्ट गंगा में मिलती है, यमुना की सहायक नहीं है। अगर बात करें उत्तर की ओर से कौन कौन सी नेपाल से होती हुई या उत्तराखंड से होती हुई जो भी नदियां आती हैं उनकी अगर हम बात करें तो सबसे पहली नदी आके मिलती है रामगंगा, नैनीताल और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र से रामगंगा आके मिलती है, जो कि मिलती है कहाँ पे, कन्नौज में आके। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरी नदी आके मिलती है गोमती नदी आके मिलती है यहाँ वाराणसी के से पास आके मिलती है। गोमती नदी में इसी से एक और नदी ऐड हो जाती है, वो है शारदा नदी। ठीक है, यहाँ पे आती है लखनऊ से नीचे। तीसरे नंबर पे जो नदी आती है वो है घाघरा नदी, जिसको नेपाल में करनाल नदी के नाम से जाना जाता है। यह नदी में भी 2 नदियां इसकी सहायक है, एक तो राप्ती नदी और एक सरयू नदी। देखिए अयोध्या आप सुन ही रहे हैं, इतना चर्चा का विषय रहा है अयोध्या, तो सरयू नदी के किनारे ही बसा हुआ है। राप्ती नदी इसमें आके मिलती है और ये जाके मिलती है बक्सर में। जैसे गोमती वाराणसी में, ऐसे ही है बक्सर में गंगा में जाके मिलती है। अगली नदी है गंडक नदी, जो कि पटना के पास आके किसमें मिलती है, गंगा में। इसके किनारे गंडक नदी के किनारे क्षेत्र है सोनपुर में भारत का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। ये जीके का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन कर दिया गया है कि सोनपुर में क्या लगता है, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। इसके अलावा अगली नदी जो आती है वो कोसी नदी आती है। कोसी में नेपाल की तरफ से एक अरुण नदी आके मिलती है और नीचे काठमांडू, ये दोनों नेपाल में बागमती नदी, दोनों इसमें आके मिलती है और ये जाके कटिहार के पास, पटना और भागलपुर के बीच में कटिहार जगह, कटिहार पे जाके गंगा नदी में मिल जाती है। देखिए इतनी नदी आ रही है तो जल ज्यादा आएगा तो इसका बहाव क्षेत्र भी बड़ा हो जाएगा, यहाँ आके ये मिल जाती है। इसके बाद ये नदी भागलपुर की तरफ से इसमें महानंदा, सिक्किम वाले क्षेत्र से निकल के महानंदा नदी इसमें आके मिलती है भागलपुर से आगे। यहाँ से निकलने के बाद ये नदी वितरिका का रूप लेती है। वितरिका मतलब होता है छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ना। जैसे एक नदी है तो इसकी एक शाखाएं निकल गई, एक शाखा तो 2 शाखाओं में निकल गई या और शाखाएं निकाल दें। फिलहाल ये 2 शाखाओं में निकलेगी। एक तो इसकी हो जाएगी हुगली नदी और एक भागीरथी वाला जो हिस्सा है मुख्य नदी, मतलब गंगा का जो मुख्य पार्ट है वो तो चला जाएगा बांग्लादेश में, और हुगली नदी पश्चिमी बंगाल क्षेत्र की बात कर रही हूँ, ये नीचे से बहती है। ये इसी
पे इस जगह फरक्का परियोजना, फरक्का बांध परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पे है। और इसी हुगली नदी में दक्षिण की ओर से दामोदर नदी आके इसमें मिल जाती है। इसका मतलब इसकी जल की मात्रा बढ़ जाएगी तो बड़ा क्षेत्र कवर करेगी। ये छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र तक का क्षेत्र कवर करती है। अब इसमें कुछ नदियां ऐसी हैं जो बारिश के मौसम में इनमें जल इतना भर जाता है कि हर साल अपना मार्ग बदल देती है, साल 2 साल में। तो जो गांव बसे होते हैं वो क्या होता है, बर्बाद हो जाते हैं, खेती बर्बाद हो जाती है। तो ऐसी नदियों में एक तो है कोसी नदी जो कि बिहार में बहुत बाढ़ लाती है, इसलिए उसको कहते हैं बिहार का शोध। दूसरी है दामोदर नदी जो बंगाल में बाढ़ का काम करती है, वहां बर्बादी लाती है, तो इसको कहते हैं बंगाल का शोध। तो ये भी जीके के क्वेश्चन है। इसमें एक क्वेश्चन बनता है गंगा नदी पर इलाहाबाद से, अपना ये क्षेत्र, अपना ये प्रयागराज, इलाहाबाद से लेके यहाँ हल्दिया, डेल्टा क्षेत्र बनता है पश्चिम बंगाल में, हल्दिया तक NH अपना कौन सी संख्या है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या है। देखिए ब्रह्मपुत्र पे राष्ट्रीय असम से अपने धुबरी तक बात की थी, सदिया से धुबरी तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 थी और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 कहाँ पे, गंगा नदी पे। तो आपको दोनों इजीली याद होंगे, ब्रह्मपुत्र पे 2 और गंगा पर 1 है। इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में इसको राष्ट्रीय नदी का जो नाम दिया गया था वो दिया गया था 2008 में, ठीक है। तो ये तो हो गए। इसके अलावा इस पे कुछ विशेष चीजें की बात करें, जैसे मैंने पशु मेला बात किया और गंगा नदी पे राष्ट्रीय नदी का इसको दर्जा किया। इसमें एक डॉल्फिन परियोजना, भागलपुर में एक डॉल्फिन परियोजना भी संचालित की जा रही है भारत की। जो डॉल्फिन है ये जन्मांध होता है, देखिए मछली नहीं है, जलीय जीव है। एक तो ये ध्यान रखिएगा, ये एक बार क्वेश्चन जीके में पूछा जा चुका है, डॉल्फिन मछली है, नहीं, डॉल्फिन मछली नहीं है, जलीय जीव है जो जन्म से ही अंधा होता है। एक तो ये आपको ध्यान रखना है। तो भारत में भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है वो किसको किया गया है, डॉल्फिन को किया गया है। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है क्योंकि अच्छा जीके का क्वेश्चन है। कहाँ है, भागलपुर में है, एकमात्र गांगे डॉल्फिन क्षेत्र। 5 अक्टूबर 2009 को एकमात्र गांगे डॉल्फिन क्षेत्र के लिए ये भी आपका जीके का क्वेश्चन आपका कवर करता है कि कौन सा कहाँ पे है। भागलपुर आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। सोनपुर मैंने आपको बता ही दिया कि कहाँ पे क्या इसकी विशेषता है, क्यों इसे जाना जाता है, ठीक है। तो ये आपको अभ्यारण्य, एक तरीका क्षेत्र है, अभ्यारण्य कह सकते हैं, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा बात करें गंगा नदी की, जो मैंने आपको कहा था भागीरथी वाली शाखा, मुख्य शाखा बांग्लादेश में चली जाती है, उधर आसाम की ओर से ब्रह्मपुत्र वाली नदी आ जाती है। दोनों मिलके यहाँ पे जब तक बराक नदी मणिपुर से जो आती मिल जाती है, दोनों मिलके पद्मा कहलाती हैं। यहाँ से जब ये नीचे ब्रह्मपुत्र गंगा और ये सब मिल जाती है तो इसको किसके नाम से, जमुना और पद्मा के नाम से जाना जाता है। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा सुंदरबन का डेल्टाई क्षेत्र का निर्माण करती है। तो ये हो गया हमारा किसका पूरा गंगा नदी तंत्र के बारे में है। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन कौन से जीके के क्वेश्चन कवर किए जा सकते हैं, वो भी सब मैंने बता दिए हैं। फिर भी आपको लगता है इसमें से कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। मैं बार बार कहती हूँ कोई भी परेशानी आए तो आप मुझसे पूछ लीजिए ताकि मैं उसको क्लियर कर सकूं। एक चीज और, 2017 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय है देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2017 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गंगा और यमुना नदी को जीवित मानव का दर्जा दिया। ये जीके का बहुत अच्छा लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो देखिए डॉल्फिन अभ्यारण्य भी मिल गया हमें, किस साल में इसको राष्ट्रीय नदी घोषित की। आजकल देखिए स्वच्छता अभियान में भी मोदी जी ने वाराणसी से वो अपना चुनाव लड़ते हैं और वहाँ उन्होंने स्वच्छ गंगा अभियान चलाया हुआ है। तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से गंगा नदी के तंत्र से भी निकलेंगे और छोटे छोटे क्वेश्चन निकलेंगे। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा कौन सा, गंगा नदी अपवाह तंत्र।